बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ बहुत बारिश थी, इस वजह से मैं कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए मौजूदत ख्वाह हूँ। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बसरे में ज़मीन नामी एक बादशाह था जो खलीफा हारून रशीद का जगजार था। उसके दो वजीर थे, एक खाकान, दूसरे का नाम सवी था। खाकान बहुत सखी, हालिम तबा और शरीफ नफ्स था। रियाया उसको दिलो जान से चाहती थी, लेकिन बिल्कुल बरक्स सवी बकील, कीनातोज़ और जालिम था। लोग उसे हमेशा नाला रहते थे। अपनी इसी फितरत व आदत की वजह से वो खाकान से हसद करता था और इस फिक्र में रहता था किसी तरह खाकान को बादशाह और रियाया की नज़रों से गिरा दूं। उन्हीं दिनों शाह बसरा ने खाकान से कहा कि मेरे लिए एक कनीज लाओ जो हसीन भी हो और अच्छी मुगनियाँ भी। खाकान ने दलालों और सौदागरों को बुलाकर हुक्म दिया कि बादशाह के लिए इन सिफात की कनीज चाहिए। उन लोगों ने अर्ज किया कि इस वक्त तो कोई कनीज बादशाह के काबिल मौजूद नहीं, लेकिन जिस वक्त भी कोई कनीज आई इतला कर दी जाएगी। चंद रोज बाद एक सौदागर एक बांदी लेकर हाजिर हुआ। खाकान ने उसको देखा, गाना सुना और हर तरह से मौजू पाकर 10,000 अशरफियों में ज़मीन शाह के लिए खरीद लिया। सौदागर ने चलते हुए कहा कि इसको एक हफ्ता आराम करने का मौका दीजिए ताकि सफ़र की पसमर्दगी जाती रहे। उसके बाद बादशाह के हुजूर में पेश फरमाइएगा। खाकान ने कनीज को घर में भेज दिया और खुद ही बेगम से कह दिया कि ये बादशाह के लिए खरीदी गई है, एहतियात से रखना और हर तरह खातिरदारी करना। शाम को खाकान का लड़का आया। वो एक हसीन नौजवान था। कनीज को देखकर आशिक हो गया। कनीज भी नूरुद्दीन पर फरिफ्ता हो गए। दूसरे रोज से नूरुद्दीन घर में ज़्यादा ठहरने लगा तो उसकी वालदा को शुबा हुआ। उसने बेटे को समझाया कि ये बादशाह की कनीज है, इससे जितना दूर हो उतना ही अच्छा। अगर तुम्हारे वालिद को खबर हो गई तो बहुत नाराज़ होंगे। नूरुद्दीन खामोश हो गया, लेकिन हुसैन अफरोज का जादू उस पर चल चुका था। समझाने बुझाने से क्या हो सकता था। एक रोज़ नूरुद्दीन के वालदा हमाम गई और कनीज को एक कमरे में चंद अपनी कनीज़ों की सुपर्दगी में छोड़ गई और ताकीद कर दी कि नूरुद्दीन को इसके पास ना आने देना। नूरुद्दीन घर में आया तो मैदान खाली था। लौनियों को डरा धमका कर भगा दिया और खुद कमरे में जाकर हुसैन अफरोज के वसल से शाद होकर बाहर चला गया। बानिया रोती हुई हमाम में बेगम खाकान के पास गई और कुल हाल अर्ज किया। वो गरीब हैरान और परेशान वापस आई। कनीज से बुलाकर पूछा कि जब तुम्हें मालूम था कि तुम बादशाह के लिए खरीदी गई हो तो तुमने नूरुद्दीन को क्यों ना रोका। हुसैन अफरोज ने अर्ज किया कि मुझे कहते थे कि वालिद ने मुझे इजाज़त दे दी है और आज से तुम मेरी कनीज हो। चूँकि मैं भी उनको चाहने लगी थी इसलिए मैं उनको क्या कह सकती थी। वो खुलवत के तलबगार हुए और जो चाहा किया। नूरुद्दीन की वालदा ने कहा कि नूरुद्दीन ने तुमसे गलत बयानी की है। अब अगर उसके वालिद को इल्म हो गया कि तुम बादशाह के काबिल नहीं रही हो, क्या अजब है वो नूरुद्दीन को घर से निकाल दे या कत्ल ही कर दे। इतने में खाकान भी आ गया और अपनी बीवी को परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या बात है। बेगम ने डरते डरते तमाम वाक़या बयान कर दिया। खाकान बहुत नाराज़ हुआ और कहने लगा अगर मेरे हासिदों को इस वाक़े का इल्म हो गया तो मालूम नहीं क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देंगे। मैंने इतनी ताकीद कर दी थी, फिर भी वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। बीवी ने कहा कि जो कुछ होना था हो गया, बादशाह के लिए दूसरी कनीज मंगा लो। अगर किसी ने इतला भी कर दी तो कह देना कि कनीज आपकी खिदमत में पेश करने के काबिल नहीं है। वजीर ने भी सोचा ठीक है। उसी वक्त दलाल को बुलाकर सख्त सुस्त कहा कि तुमने बादशाह के काबिल कनीज नहीं दी, जल्द से जल्द दूसरी कनीज का इंतजाम कर दो। इस अरसे में नूरुद्दीन बहुत कम घर में आता, बाप के खौफ से इधर उधर छुपा फिरता था। चंद रोज में जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो वह कनीज खाकान ने बेटे ही को दे दी। नूरुद्दीन हुसैन अफरोज के साथ बैश व आराम रहने लगा। इत्तफाकन खाकान बीमार हुआ और चंद ही रोज बीमार रहकर उसका इंतकाल हो गया। मरासम में ताज़ियत से फारिग होकर नूरुद्दीन बिल्कुल आवारा हो गया। आवारगी मजाज में पहले ही से थी, अब कोई रोक बाकी नहीं थी। हर वक्त मतलब परस्त दोस्तों का मजमा रहता। अयाशी और शराब नोशी हर वक्त का शुगल था। आखिर सरमाया ख़त्म होने लगा। हुसैन अफरोज ने हर चंद समझाया, लेकिन नूरुद्दीन न माना। यहाँ तक कि कुल जायदाद भी खत्म हो गई और सिर्फ रहने का मकान बाकी रह गया। उसके दोस्त अहबाब भी उस वक्त चलते फिरते नजर आए। जिस शख्स से उसने इमदाद मांगी मुँह फेर कर चला गया। उस वक्त नूरुद्दीन की आंखें खुली, लेकिन अब क्या हो सकता था। जब खाने पीने में मुश्किलात पेश आई तो हुसैन अफरोज ने कहा कि मुझे फ़रोख्त कर दीजिए, कम से कम 5,000 अशरफियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। गो मैं आपसे अलग होकर चिंता नहीं रहूँगी, लेकिन अब उसके सिवा कोई चारा कार भी नहीं है। बहुत कुछ रद्दोकद के बाद नूरुद्दीन ने दलाल को बुलाकर कहा कि मैं इस कनीज को फ़रोख्त करना चाहता हूँ, सौदागरों को इतला कर दो। कई गाहक आए और 4,000 तक कीमत पहुँच भी गई थी कि दफातन लेने वाले हट गए। एक दलाल ने नूरुद्दीन को बताया कि सभी वजीर ने सबको मना कर दिया है, कोई उस कनीज को न खरीदे। मैं खुद खरीदना चाहता हूँ। अब अगर आप मुनासिब समझे तो 5,000 में वो खरीदार है। नूरुद्दीन ने इनकार कर दिया
اور کہہ دیا کہ اس کو تو میں 20,000 میں بھی نہیں دوں گا۔ اگلے روز سبھی خود نور الدین کے یہاں آیا اور زبردستی کنیز کو خریدنا چاہا۔ نور الدین مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور اتنی پٹائی کی کہ ہوش درست ہو گئے۔ ہنگامے کی آواز سن کر لوگ جمع بھی ہو گئے تھے، لیکن چونکہ سبھی سے سب نالاں تھے، نور الدین نے خوب مار کر سبھی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اس حال میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی شکایت کی، کچھ اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر بیان کیا۔ ان دنوں بصرے میں نور الدین کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی۔ زمین شاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ جو سپاہی اس کو پکڑنے جا رہے تھے ان میں منجرا نام کا ایک سپاہی اس کے باپ کا ممنون احسان تھا۔ اس نے نور الدین کو اطلاع کر دی کہ فوراً بصرے سے نکل جاؤ۔ بطور زیادہ راہ کچھ زرد نقد بھی دیا اور راتوں رات نور الدین حسن افروز کے لے کر نکل کھڑا ہوا۔ کئی روز سفر کر کے بغداد پہنچا تو بہت ہی خستہ ہو رہا تھا۔ ایک باغ میں دونوں بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا جو لگی تو وہیں دونوں ہم آگوش ہو کر سو گئے۔ جس باغ میں نور الدین اور حسن افروز سو رہے تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کی عائشگاہ تھی۔ اس وقت داروغہ باغ کہیں گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو دیکھا دو اجنبی بڑی بے تکلفی سے سو رہے ہیں۔ داروغہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر آستگی سے دونوں کے منہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ ماں خورشید ہم آگوش تھے۔ داروغہ نے نور الدین کو بیدار کر کے سلام کیا۔ نور الدین نے سلام کا جواب دے کر دو اشرفیاں نکالی اور کھانے کے انتظام کے لیے عرض کیا۔ داروغہ نے بخوشی قبول کیا اور ان کی رہائش کا انتظام شاہی برادری میں کر کے خود داروغہ شیخ ابراہیم کھانے کے انتظام میں لگ گئے۔ نور الدین اور حسن افروز باغ کی سیر و تفریح کرتے رہے اور شام کو دونوں نے خاص برادری میں شب باشی کی بہترین شمیں روشن کی۔ ان کی روشنی میں شیخ ابراہیم، نور الدین اور حسن افروز نے کھانے کے بعد میوہ جات تناول کیے اور شراب ارغوانی کے دور جاری ہوئے اور مخت کے جام داروغہ جی نے بھی ایک کے بعد دیگر چڑھانے شروع کر دیے اور مست و سرشار ہو گئے۔ حسن افروز نے اپنی آرزو میں گانا شروع کر دیا اور اس والہانہ انداز میں گائی کہ ان لوگوں کو وجد آ گیا۔ اسی عیش و عشرت میں آدھی رات گزر گئی۔ اتفاق سے خلیفہ نے اپنے محل سے بارہ کی روشنی کو دیکھ لیا اور وزیر سے بلا کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وزیر نے لا علمی ظاہر کی۔ بادشاہ وزیر کو ساتھ لے کر باغ میں آیا۔ حسن افروز ابھی تک گانے ہی میں مہو تھی۔ خلیفہ کو اس کا گانا بہت پسند آیا اور کہنے لگا اگر مجھے اس کا گانا پسند نہ آتا تو میں ان سب کو ضرور سزا دیتا کہ بغیر اجازت یہاں کیسے قیام کیا۔ اسی اثنا میں خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ میں اس کے پاس جا کر گانا سننا چاہتا ہوں۔ وزیر نے خلیفہ کو منع کیا اور کہا کہ حضور یہ لوگ آپ کے جانے سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور محفل درہم بھرم ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ لباس تبدیل کر لیا جائے۔ بادشاہ وہاں سے واپس محل کی جانب چلا۔ راستے میں ایک ماہی گیر چلا۔ بادشاہ نے اس سے لباس تبدیل کر لیا اور دو مچھلیاں لے کر نور الدین کی محفل میں نشاط میں پہنچ گیا۔ نور الدین اور حسن افروز بہت خوش ہوئے اور ماہی گیر کو فوراً تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خلیفہ ماہی گیر باہر آیا اور جعفر اور مسرور جو کہ اس کے ساتھ تھے ان کی مدد سے مچھلیاں تیار کی اور لے جا کر نور الدین اور حسن افروز کے سامنے پیش کی۔ چونکہ مچھلیاں بہترین طریقے سے پکائی گئی تھی اس لیے نور الدین کو بہت پسند آئی اور بہت مزے سے کھائیں۔ نور الدین نے خوش ہو کر ماہی گیر کو کچھ اشرفیاں انعام میں دی اور پھر گانا بجانا شروع ہو گیا۔ خلیفہ گانے سے بہت لطف اندوز ہوا اور نور الدین نے وجد میں آ کر اپنی کنیز بھی ماہی گیر کو بخش دی۔ نور الدین کی اس حرکت پر حسن افروز کو بہت صدمہ ہوا۔ نور الدین اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حسن افروز نے پھر اپنا گانا سنانے کی اس امید پر درخواست کی کہ شاید نور الدین اپنی اس بیوقوفی پر نادم ہو کر مجھے واپس لے لے۔ چنانچہ اس نے مذاقیہ اشعار گائے، لیکن نور الدین ایسا نہیں تھا کہ اپنی بات سے پھر جاتا۔ خلیفہ نے کئی بار نور الدین کو روتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کو اس لونڈی سے عشق ہے۔ خلیفہ نے باتوں باتوں میں نور الدین سے سارا واقعہ دریافت کر لیا۔ خلیفہ کے دل پر بہت اثر ہوا اور کہنے لگا کہ شاہ بصرہ زمین میرا دوست اور ہم جماعت ہے، جو کچھ بھی اسے کہوں گا وہ فوراً کرے گا۔ بہتر ہو کہ آپ کہیں اور جانے کے بجائے واپس بصرہ جائیں۔ شاہ زمین تمہارا قصور معاف کر کے تاج بھی تمہارے حوالے کر دے گا۔ نور الدین اول تو سن کر ہنسا، لیکن ماہی گیر کے مجبور کرنے پر شاہ بصرہ کے نام ایک خط لے کر تیار ہو گیا۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: شاہ زمین بصرہ یہ خط دیکھتے ہی بصرہ کا تاجو تک نور الدین کے حوالے کر دے، اور نیچے اپنی مہر ثبت کر دی اور نور الدین کو خط دے کر کہا کہ ابھی بصرہ روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین کے جانے کے بعد داروغہ ابراہیم نے ماہی گیر سے کہا کہ جو کچھ انعام ملا ہے نصف نصف کر لو۔ ماہی گیر نے جواب دیا کہ اشرفیاں تو ساری تیری، لیکن کنیز میں حصہ نہ ہوگا۔ اس پر ایک دوسرے میں جھگڑا ہوا۔ ماہی گیر آنکھ بچا کر باہر آ گیا اور موجودہ لباس اتار کر اصلی لباس میں ماں وزیر کے داروغہ جی کے سامنے آ گیا۔ داروغہ جی کا یہ واقعہ دیکھتے ہی دم خشک ہو گیا اور خلیفہ کے پیر میں گر گیا۔ خلیفہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حسن افروز نور الدین کی وجہ سے بہت بے قرار تھی۔ اس پر بھی خلیفہ نے اپنا بادشاہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ نور الدین کو میں نے بصرہ کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، جب تاج و تخت قبضہ میں آ جاوے گا تو میں اس کے پاس بھیج دیا جاوے گا۔ حسن افروز سن کر بہت خوش ہوئی اور خلیفہ کے ہمراہ محل میں چلی گئی۔ بادشاہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، ایک دوست کی امانت ہے۔ نور الدین خلیفہ ہارون رشید کا خط لے کر بصرے پہنچا اور بادشاہ زمین کو دربار میں پیش کر دیا۔ زمین نے بڑی تعظیم و تکریم سے خط لیا اور سبھی کو دیا کہ کیا لکھا ہے پڑھو۔ سبھی نے خط دیکھا تو جل گیا اور دل میں خیال کیا کہ اگر یہاں کی حکومت نور الدین کو مل گئی تو میری خیر نہیں۔
चुनाचे बड़ी होशियारी से खलीफा की मोहर वाला हिस्सा उसने खत से अलग कर दिया और बाकी खत बादशाह को सुनाकर अर्ज किया कि खत जाली मालूम होता है क्योंकि मोहर ठीक नहीं है। खलीफा अगर कोई ऐसा हुक्म देते तो अपना कोई आला अफसर साथ भेजते। इसके अलावा आपकी कोई शिकायत भी खलीफा से नहीं हुई जो वे ऐसा हुक्म देते। ये सब नूरुद्दीन की शरारत है। आपने चूंकि उसकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी फरमा दिए थे, गालिबन ये इस तरह उसका इंतकाम लेना चाहता है। जमीन शाह सवी की बातों में आ गया और नूरुद्दीन को गिरफ्तार करके कैद खाने में भेज दिया। नूरुद्दीन बेचारा कैद हो गया, लेकिन सवी की कीना परवर तबीयत को अब भी चैन नहीं पड़ी। वो चाहता था कि यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। चुनाचे बराबर बादशाह से शिकायत करता रहता था कि नूरुद्दीन कैद खाने में भी ताज तख्त का मुतालबा करता है और जमीन शाह को मशवरा देता रहा कि उसको कत्ल करा दीजिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुरात ना करे। जमीन शाह ने एक रोज़ गुस्से में आकर कत्ल का हुक्म दे दिया। सभी की देरीना आरज़ू पूरी हो गई। चुनाचे उसने ऐलान करा दिया कि कल सरेआम नूरुद्दीन को फांसी दी जाएगी। दूसरे रोज़ खलकत जमा हो गई। सभी बनफ्स नफीस फांसी की निगरानी को मौजूद था। नूरुद्दीन बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। जलाद ने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। नूरुद्दीन ने पानी मांगा। एक शख्स ने पानी ला कर दिया। नूरुद्दीन अभी पानी पी ही रहा था कि एक सवार गर्द में आता हुआ दिखाई दिया। मजमे के करीब आया और दरियाफ्त करने लगा कि यह क्या मामला है। लोगों ने बताया कि नूरुद्दीन को फांसी दी जा रही है। सवार मजमा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और सभी से मुखातिब होकर बोला कि खलीफा हारून रशीद के वजीर आए हैं। बैरून शहर उनका लश्कर आ चुका है और नूरुद्दीन ही के मुतालिक कोई हुक्म है। उसकी फांसी मुलतवी कर दो और मेरे साथ उसको जमीन शाह के दरबार में ले चलो। सभी के लिए कोई चाराकार नहीं रह गया था। दिल दिल में आने वाले सवार को बुरा भला कहता रहा कि अगर और थोड़ी देर ना आता तो अच्छा था। उसको मालूम था कि अब न सिर्फ नूरुद्दीन छोड़ दिया जाएगा बल्कि बसरा का हाकम भी मुकर्रर कर दिया जाएगा। देखिए मेरा क्या असर हो। इतने में वजीर की सवारी शहर में आ गई और शाही दरबार की तरफ चली। यहाँ सवार ने नूरुद्दीन और सभी को साथ लिया और दरबार शाही में पहुंचे। जो ही जमीन शाह ने अमीरुल मोमिनीन के वजीर को देखा, तख्त से उतर कर इस्तकबाल किया और बहुत तकरीम से लाकर बिठाया। इतने में नूरुद्दीन भी हथकड़ी पहने हुए पहुंचा। वजीर ने दरियाफ्त किया कि यह क्या मामला है। इसको तो खलीफा ने फरमान देकर भेजा था कि तख्त हुकूमत दे दिया जाए और यहाँ गिरफ्तार है। फिर नूरुद्दीन को आज़ाद कराया और अपने पास बिठाकर कुल वाक़या सुनाकर और सख्त नाराज़गी के आलम में सभी को गिरफ्तार करा लिया और ज़मीन शाह को खलीफा के आकाम से वादा किया और नूरुद्दीन को तख्त पर बिठाकर खुद माँ सवी और ज़मीन शाह के बगदाद वापस आया और खलीफा के सामने उन दोनों को पेश किया और अर्ज़ किया कि अगर मैं एक साथ भी देर में पहुँचता तो नूरुद्दीन कत्ल हो चुका था। खलीफा को बहुत नागवार गुजरा। उसने ज़मीन शाह से पूछा कि तुमने क्यों हुक्म अदूली की। ज़मीन शाह ने कुल सच्चा वाक़या अर्ज कर दिया कि मेरे वज़ीर ने अमीरुल मोमिनीन के फरमान में कोई गड़बड़ कर दी और मुझे बेका दिया, वरना नूरुद्दीन को बुलाकर दरियाफ्त फरमा लें कि मैं तो उसी वक्त तामील हुक्म को तैयार था। खलीफा ने सभी को तो कत्ल करा दिया और ज़मीन शाह का कसूर माफ़ कर दिया और नूरुद्दीन की ख्वाहिश पर दोबारा हाकिम बसरा बनाकर भेज दिया तो नूरुद्दीन बगदाद आ गया। खलीफा ने हुसैन अफरोज़ उसको बख्श दी और एक माकूल वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। नेद इजाज़त दे दी कि दरबार खिलाफत में आते रहा करो। नूरुद्दीन हैरान था कि खलीफा का वजीर आन वक्त पर कैसे पहुंचा। उसने हुसैन अफरोज़ से भी जिक्र किया। हुसैन अफरोज़ कहने लगी कि तुम्हारे बसरे जाने के बाद जब कई रोज़ तक कोई इतला नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान थी। एक रोज़ बैठी हुई मज़ाक के अशार गा रही थी कि खलीफा तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया कि आपके खादिम नूरुद्दीन का कुछ पता नहीं चला। उस वक्त खलीफा को याद आया और उन्होंने वजीर को भेजा। नूरुद्दीन ने बगदाद में एक खूबसूरत मकान बना लिया और हुसैन अफरोज़ के साथ शरीफाना ज़िंदगी गुजारने लगा। यूँ ये कहानी ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाइए। आगे मैं बहुत ही अच्छी कहानियाँ पेश करने वाला हूँ, मगर बारिश की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि हमारे इलाके की हालत आप टीवी वगैरह में देख सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।